ओके बच्चे लोग, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज सिलेंडर के बारे में। ठीक है, आज हम लोग इसका तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज चार्ज शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज चार्ज शीट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज चार्ज शीट। अगर मेरे पास बड़ा सा शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सर बड़ा सा शीट है मतलब, देखिए शीट हमेशा इस तरह का होता है ना, टू डायमेंशनल होगा और इस तरह से रहेगा। ये क्या है? ये शीट है। मान लीजिए मेरे पास बड़ा सा चार्ज शीट है। क्या है? बड़ा सा चार्ज शीट है और इस चार्ज शीट की वजह से हमको किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा ये हमको निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मतलब यहाँ पे हमको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाके रखना पड़ेगा और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे हमको फोर्स चाहिए होगा, है ना। अब देखिए ये अगर शीट है तो शीट में इधर पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं और तो इधर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, होगा ना, क्योंकि चार्ज शीट लिए हैं तो इसमें दोनों साइड में आपको चार्ज मिलेगा। याद रहेगा इतना बात? ठीक है, तो ये है चार्ज शीट मेरे पास और इस चार्ज शीट से हमको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, पहले डायग्राम बनाते हैं तो आगे की चीजें आसानी समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए मान लेते हैं ये एक शीट है और इस शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। आगे सुनेंगे, है ना। मान लेते हैं कि इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी बताए थे ना, क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी? चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या? चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं बच्चों कि इस शीट से कुछ दूरी पे एक पॉइंट है पी। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी पे हमको बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए बोला गया है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे हमसे फोर्स पूछा गया है, हाँ या ना। तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो जब ये रिपेल करेगा तो इधर ही रिपेल करेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वैल्यू कितना है? ई वेक्टर है। अब देखिए आपको मैंने बोला है कि ये जो शीट है इसमें चार्ज इधर है तो इधर भी होगा। तो ये सेम दूरी पे एक पॉइंट पे इधर भी तो हो सकता है ना, हाँ या ना। सेम दूरी पे एक पॉइंट पी इधर भी है, यहाँ पे भी हम पॉइंट पी लिखे और यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखे। तो ये पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव में तो इस बार रिपेल करेगा तो इधर जाएगा। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितना बोल दिया? ई ही बोल दिया। ठीक है, अब देखिए हम जो पढ़ रहे हैं ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। किसका एप्लीकेशन है? गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। और आपको पता है कि गॉस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस।
तो हमको सबसे पहले इस पॉइंट पी को क्या करना होगा, एक क्लोज सरफेस में लाना होगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्लोज सरफेस में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है देखते हैं। हम मान लेते हैं कि इस तरह से इसको यहाँ पे हम लोग एक छोटे से सरफेस से क्या किए हैं, कवर कर दिए हैं। इसका एरिया मैंने कितना बोल दिया, ds। ठीक है, जैसे वहां पे कवर किए हैं बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी कवर करेंगे। यहाँ पे भी हमने एरिया को क्या बोल दिया, ds। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस लिए, इसको क्लोज किए, यहाँ पे छोटा सा सरफेस लिए, इसको क्लोज किए, ये क्लोज हो गया। ये शीट था, है ना, शीट से कुछ दूरी पे पॉइंट पी है, एक छोटा सा एरिया लेके हम इसको क्या कर दिए हैं, क्लोज कर दिए हैं, तो ये क्लोज हो गया। नहीं हुआ, बीच में तो अभी खाली है ना, हाँ या ना, बंद मतलब हर तरफ से बंद होना चाहिए, हाँ या ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि इसको क्लोज करने के लिए इस तरह का सिलेंडर यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। ये जो आपको सरफेस दिख रहा है यहाँ पे, ये छोटा सा सरफेस डीएस है, ये यहाँ पे सरफेस है ना डीएस, एरिया है ना डीएस, ये छोटा सा एरिया डीएस है, और बीच में जो है ये हम सिलेंड्रिकल पार्ट से कवर कर दिए हैं, कर सकते हैं ना। तो हम करेंगे क्या कि इसको हम लोग बीच से सिलेंड्रिकल पार्ट से कवर अप कर देंगे, ठीक है। तो जैसे इधर सिलेंड्रिकल पार्ट से कवर किए हैं, वैसे ही हमको इधर भी सिलेंड्रिकल पार्ट से कवर अप करना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे तो अब ये क्या हो गया, ये पूरा इस तरह से कवर अप हो गया। कैसे, एक इधर से कवर कर दिए और एक इधर से कवर कर दिए, तो ये इस तरह से क्या हो गया, कवर अप हो गया। अब बताइए ये क्लोज सरफेस बनाने के लिए आपने क्या क्या चीज का इस्तेमाल किया है। एक सिलेंडर का मतलब दो प्लेन सरफेस दिख रहा होगा और एक कर्व सरफेस दिख रहा होगा। दो प्लेन सरफेस कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो एक यहाँ पे दिख रहा है और दूसरा किधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। ये दोनों प्लेन सरफेस हो गया ना, और कर्व सरफेस बिल्कुल सामने में ये वाला दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक एक ही है पूरा का पूरा। ठीक है, तो क्लोज सरफेस बनाने के लिए आपको दो प्लेन सरफेस का इस्तेमाल करना पड़ा है और एक कर्व सरफेस का इस्तेमाल करना पड़ा है। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम गॉसेस थ्योरम पढ़ रहे हैं तो हमको फ्लक्स तो निकालना जरूरी है। तो फ्लक्स अगर हम निकालेंगे तो हम दोनों प्लेन सरफेस से फ्लक्स निकाल ले और ये वाले कर्व सरफेस से फ्लक्स निकाल ले और सबको ऐड कर दे, तो क्लोज सरफेस का फ्लक्स हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो अभी हम लोग यही काम करेंगे कि क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालने के लिए पहले प्लेन सरफेस से फ्लक्स निकाल लेंगे, कर्व सरफेस से निकाल लेंगे और सारे के फ्लक्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमको किससे फ्लक्स मिलेगा, क्लोज सरफेस से फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए अभी तक जैसे यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किए हैं P, वैसे ही कर्व सरफेस पे भी हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करते हैं और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं P डैश। और मान लीजिए यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाके रखे, तो ये पॉजिटिव क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, रिपेल करेगा तो इधर एक फोर्स लगेगा और इस फोर्स को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, बोलेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है, ई डैश है। ठीक है, जैसे यहाँ पे छोटा सा एरिया डीएस लिए हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी एक छोटा सा एरिया लेंगे और इस छोटे से एरिया को हम क्या बोलेंगे, डेल एस बोलेंगे। अब अगर हम आपको ये बोले बच्चों कि बताइए ये कर्व सरफेस पे, ये जो कर्व सरफेस है मेरा, इस कर्व सरफेस पे यहाँ पे मैंने छोटा सा एरिया लिया, ये जो उंगली दिख रहा है ना, इसके इसको एरिया को वेक्टर एरिया बनाना है, तो आप क्या बोलेंगे सर, डायरेक्शन देना होगा। और वेक्टर एरिया का डायरेक्शन किधर होता है, परपेंडिकुलर टू गिवन एरिया, तो इधर आप परपेंडिकुलर किधर ड्रॉ करेंगे, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आप जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर आप किधर ड्रॉ करेंगे, ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। ये वेक्टर एरिया का आपको डायरेक्शन दे देगा, क्या दे देगा, वेक्टर एरिया का डायरेक्शन। इसको हम बोल देते हैं एन डैश कैप, क्या बोल देते हैं, एन डैश कैप।
ठीक है, ये P डैश है ना। आगे बढ़े। अब देखिए, पहले छोटे से एरिया से फ्लक्स निकालेंगे, बाद में उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे के पूरे कर्व सरफेस से निकाल लेंगे। फिर डीएस एरिया से फ्लक्स निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डीएस एरिया से फ्लक्स निकाल लेंगे। और जब दोनों का फ्लक्स निकाल लेंगे तो सारे को ऐड करके हम कहां से फ्लक्स निकाल सकते हैं? क्लोज सरफेस से निकाल सकते हैं, तो हम क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकाल लेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े, बोलिए हाँ या ना। बताएंगे आप लोग क्या है ई एंड ई डैश। ई एंड ई डैश क्या है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एंड P डैश, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एंड P डैश। ds एंड डेल s क्या है ये? स्मॉल एरिया सराउंडिंग, किसको घेरे हुआ है? सराउंडिंग पॉइंट P एंड P डैश, पॉइंट P एंड P डैश। ठीक है, देखिए यहां पे भी तो हमको वेक्टर एरिया बनाना है, तो अगर हमको ds को वेक्टर एरिया बनाना होगा तो इसको भी हमको डायरेक्शन देना होगा। तो ये वाले को हम ds बोले हैं, तो इसका वेक्टर एरिया का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा, परपेंडिकुलर इधर ना ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये आपको वेक्टर एरिया का डायरेक्शन मिल गया, जिसको हमने एन कैप बोला है। क्या बोला है? एन कैप। तो एन कैप और एन डैश कैप क्या है ये? एन कैप एंड एन डैश कैप क्या है ये यूनिट वेक्टर है, हाँ या ना। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू एरिया ds एंड डेल s। ठीक है, और इसके बाद अगर हम आपसे पूछे बाबू सिग्मा क्या है, सिग्मा से क्या लिखते हैं आप लोग, तो क्या बताएंगे? क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब यूनिट एरिया पे चार्ज, है ना। तो ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी। कोई दिक्कत यहां पे? नहीं ना। आगे बढ़े, चलिए आगे। अगर हम आपसे पूछे बच्चों कि आपने जो छोटा सा एरिया लिया है यहाँ पे डेल एस, इस छोटे एरिया डेल एस से कितना फ्लक्स निकलेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एरिया डेल एस। पहले डेल एस से निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एरिया डेल एस, डेल एस एरिया से कितना फ्लक्स? तो आप क्या बोलेंगे? सर फ्लक्स डेंसिटी ई डैश है और एरिया कितना है? डेल एस है। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग? ई डैश डॉट डेल एस। इसको क्या लिख सकते हैं? और ई डैश डेल एस इंटू कॉस थीटा। और बाबू यहाँ पे आपको थीटा कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। ई डैश और डेल एस के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो थीटा यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री। तो ई डैश डॉट डेल एस, इसका वैल्यू आ जाएगा ई डैश डेल एस इंटू कॉस 90 डिग्री, यही ना आएगा। ठीक है, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 0 होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकेंगे? ई डैश डेल एस इंटू 0, और 0 इंटू कुछ भी क्या मिलेगा आपको? तो ई डैश डॉट डेल एस, यहां से फ्लक्स कितना निकल रहा? 0। अब ये जो डेल एस है, ये इस सिलेंडर का ये जो कर्व सरफेस है उसका एरिया है ना। तो ये छोटा सा एरिया डेल एस से 0 फ्लक्स, अगर हमको पूरे के पूरे कर्व सरफेस से निकालना होगा तब इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ कर्व सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ कर्व सरफेस। तो आप बोलेंगे ना सर पूरे के पूरे कर्व सरफेस से निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डैश डॉट डेल एस, दिस इज इक्वल टू ई डैश इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी 0 है ना इधर, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 डायरेक्ट लिख दें।
लेकिन हमको पूरे के पूरे कर्व सरफेस में करना है, तो यहाँ नीचे में क्या लिखना पड़ेगा, कर्व सरफेस। तो बताइए जब आप कर्व सरफेस में इंटीग्रेट किए तो क्या आ गया वैल्यू, जीरो आ गया। जीरो का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डैश डॉट डेल एस कर्व सरफेस में, इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चों, जीरो। तो हमने कर्व सरफेस से फ्लक्स निकाल लिया। अगर हम आपको बोले कि बताइए इधर वेक्टर एरिया कितना होगा, तो क्या बोलेंगे आप, इधर आएगा, आएगा ना, इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग। अब देखिए, अब हम आपको बोले डीएस एरिया से फ्लक्स निकालिए, कितने एरिया से, डीएस एरिया से। तो अगर आपको बोला जाए कि बताइए बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एरिया डीएस, क्या बोलेंगे आप लोग, बोलिए, ई डॉट डीएस दिस इज इक्वल टू क्या लिखाएगा ये, ई डीएस कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना, जीरो, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। देखिए इधर देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे ई डॉट डीएस दिस इज इक्वल टू ई डीएस इंटू कॉस जीरो, और कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है बच्चों, वन। तो आपको मिल जाएगा ई डॉट डीएस इज इक्वल टू ई डीएस इंटू वन, और ई डीएस इंटू वन को हम लोग क्या लिख देंगे, ई इंटू डीएस। अब बताइए ये आपने कितने एरिया से फ्लक्स निकाला है, डीएस एरिया से, हाँ या ना। अगर हम आपको बोले कि बताइए बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ प्लेन सरफेस, पूरा का पूरा प्लेन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ प्लेन सरफेस, तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए, सर अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए, हाँ या ना। लेकिन इस बार इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, प्लेन सरफेस का, क्योंकि हमको सिर्फ प्लेन सरफेस में ना काम करना है, तो किसका इंटीग्रेशन होगा, तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस प्लेन सरफेस के लिए दिस इज इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन डीएस प्लेन सरफेस के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि आप जो प्लेन सरफेस में इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा बाबू, यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, कितना, 2 पाई आर। बताइए तो जब आप इस डीएस को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, मासा में है का, 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है। देखिए हम लोग करते क्या है, देखिए इधर देखिए, ये बड़ा सा कर्व सरफेस है, समझिए बात को जो बोलेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट बात है। ये बड़ा सा कर्व सरफेस है, तो इसमें एक छोटा सा पार्ट लेके इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आएगा इंटीग्रेट करने के बाद। लेकिन ये किसी का पार्ट है या टोटल एरिया ही डीएस है, ये जो आपको दिखा रहे हैं हम यहां से यहां तक, ये जो छोटा सा एरिया हम दिखा रहे हैं, ये किसी का पार्ट है या टोटल एरिया ही डीएस है, पार्ट है। अरे टोटल यहाँ से यहाँ ये एरिया ही ना डीएस बोल रहे हैं बाबू, इस एरिया को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे डेल एस छोटा सा एक पार्ट था, किसका, पूरे कर्व सरफेस का, नहीं समझ में आ रहा, इस पूरे के पूरे सिलेंडर का एक छोटा सा पार्ट लिए थे, उसको हम बोले डीएस, तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो पूरा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लिखना पड़ता है ना। लेकिन यहाँ जो हम ये पार्ट ले रहे हैं, इस पार्ट का एरिया ही हम कितना बोल रहे हैं, तो इंटीग्रेट भी करेंगे तो क्या होगा, यही डीएस ही रह जाएगा ना, नहीं समझे, समझ में आ रहा, ये किसी का पार्ट नहीं है, ये टोटल एरिया ही कितना है, डीएस है। तो आप इंटीग्रेट भी करेंगे तो कितना आएगा, डीएस ही आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लेन सरफेस से, ये आ जाएगा ई इंटू डीएस को इंटीग्रेट करेंगे तो भी क्या मिलेगा, डीएस ही मिलेगा। समझ में आया बात अभी, अब आगे सुनेंगे, है ना। अगर हम आपको बोले कि बताइए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्लोज सरफेस, तो आप बोलते हैं सर
टोटल का मतलब इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ई डॉट ds, और क्लोज सरफेस का मतलब यहां पे एक सर्कल, यही ना होता है। दिस इज इक्वल टू, अच्छा बताइए ये वाला क्लोज सरफेस बनाने के लिए हमने कितना प्लेन सरफेस का इस्तेमाल किया था? 2। और कितना कर्व सरफेस था? तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि दो प्लेन सरफेस से फ्लक्स, दो प्लेन सरफेस से फ्लक्स और एक कर्व सरफेस से जो फ्लक्स आ रहा है, ये टोटल क्लोज सरफेस से फ्लक्स दे देगा हमको। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्लोज सरफेस कितना आ जाएगा? 2 इंटू इसका कितना वैल्यू है? E इंटू ds, और कर्व का कितना निकाले? 0 निकाले, निकाले ना 0। तो ये कितना आ गया? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्लोज सरफेस, ये आ गया 2e इंटू ds। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने फ्लक्स निकाला है बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, हाँ या ना? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ही ना यूज किए हैं। आपको फ्लक्स निकालने के लिए एक और तरीका पता है, कौन सा? गॉसेस थ्योरम, हाँ या ना? तो अब यहां पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम, बाय यूजिंग गॉसेस, बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम। गॉसेस क्या बोलता है बच्चों? कि किसी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकलता है वो किसके बराबर होता है? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप बता सकते हैं कि इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा? यहां पे ये वाला घेर रहा होगा ना, ये जो आपको क्लोज सरफेस यहां पे दिख रहा है, तो ये तो कुछ ना कुछ एरिया ले रहा होगा ना। इस एरिया में आप बता सकते हैं कि कितना होगा फ्लक्स, कितना होगा चार्ज, यहाँ पे कितना होगा अंदर में? बताइए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, बोलिए। देखिए सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी है का मतलब यूनिट एरिया में कितना चार्ज है? सिग्मा चार्ज है। यूनिट मतलब 1 एरिया में कितना चार्ज है? 2 एरिया में कितना हो जाता? यहां पे एरिया कितना है? ये वाला, ये एरिया कितना लिए हम लोग? यही वाला जो है यही ना यहाँ पे कवर कर रहा होगा। तो एरिया कितना लिए हैं? तो डीएस एरिया में कितना चार्ज हो जाएगा? डीएस इंटू सिग्मा, या सिग्मा इंटू डीएस लिख सकते हैं। नहीं समझे? यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज, 2 एरिया में 2 सिग्मा चार्ज, तो अगर डीएस एरिया है तो कितना आ जाएगा? सिग्मा इंटू डीएस। अब समझिए, यही सिग्मा इंटू डीएस ये अंदर का चार्ज है। यहां पे हम इसको अब लिख सकते हैं कि यूनिट एरिया में, हेयर यूनिट एरिया में कितना चार्ज? सिग्मा। तो डीएस एरिया में कितना होगा? सिग्मा इंटू डीएस। और डीएस एरिया में जो चार्ज है उसी को ना क्यू इन बोल रहे हैं। तो क्यू इन का वैल्यू कितना आ गया? सिग्मा इंटू डीएस। यहां पे पुट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्लोज सरफेस, ये कितना आ जाएगा? सिग्मा इंटू डीएस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलिए इक्वेशन 2। ये मैंने फ्लक्स निकाला उसी क्लोज सरफेस के लिए, ये भी फ्लक्स निकाला उसी क्लोज सरफेस के लिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों तो इक्वल हो जाएगा ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2e ds इज इक्वल टू बाई एप्सिलॉन नॉट, इधर 2e ds इज इक्वल टू कितना? सिग्मा ds बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ds और ds कट जाएगा? 2 को इधर भेज देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रहेगा? तो अब सुनेंगे, ये शीट के वजह से, इस शीट के वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब एक बात समझिए, है ना, इस इक्वेशन में देखिए तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है? आर कहीं पे लिखे हैं हम, कहीं पे भी गलती से भी नहीं ना लिखे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आप यहां पे रहे, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, यहां 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 कहीं भी चले जाए, आपकी दूरी चेंज होगी लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं? दूरी चेंज होगी लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज। इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं? इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे?
अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रहा तो वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट। और उसका क्या नाम दिए हैं? कांस्टेंट का एक और क्या नाम दिए हैं? क्या? बोलिए ना बाबू। कांस्टेंट का एक और क्या नाम दिए हैं? बोलिए। मारे लगेंगे अभी सबको। क्या? जोर से बोलिए। यूनिफॉर्म। क्या? तो चार्ज शीट के वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। क्या मिलता है? इसीलिए इससे पहले जब भी हम चार्ज शीट दिखाए थे, जो भी यूनिफॉर्म का डेरिवेशन किए हैं, इससे पहले किए ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेके बहुत जगह डेरिवेशन किए हैं ना, तो हर जगह हम क्या बोलते थे? ये एक प्लेट है, ऐसे करके प्लेट बनाते थे ना, और लिखते थे ना कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। क्या देता है? मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो चार्ज शीट की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ये आपको क्या देगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। क्या चीज पर डिपेंड करेगा सर? बताइए। सरफेस चार्ज डेंसिटी पे और परमिटिविटी ऑफ मीडियम। समझ में आया? क्या चीज पे डिपेंड करेगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी पे और परमिटिविटी ऑफ। क्लियर है ना? इस बार एग्जाम में आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है का मतलब ये नहीं कि छोड़ के चले जाइए, लेकिन आने के चांसेस भी बहुत हाई नहीं है। तो 3 4 5% ही रह सकता है आने के चांस। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जस्ट लास्ट ईयर ही आया। तो लास्ट ईयर आया तो इस साल रिपीट करे, ये बहुत कम चांस होता है ना? अलग लेवल में किस्मत खराब है आप लोग का, तब भी रिपीट होगा, ना तो नहीं होगा। रिपीट नहीं होता है। ठीक है? समझ गया ना? तो इसके आने के चांसेस बहुत कम है इस बार। बनाइए, कॉपी कीजिए बाबू। बनाइए जल्दी जल्दी बच्चे लोग। जल्दी जल्दी बनाइए, खत्म करना है। दिख रहा है ना सब लोग को? बड़ा करना है क्या? बड़ा करना है? बड़ा नहीं करना है? नहीं दिख रहा। मुझे यहाँ तक लिख दीजिए।
Pero, डायग्राम तक बना लिया आप लोग? यहाँ तक भी है ना?
अस्सलाम वालेकुम। ओके बाबू, आगे बढ़े, बढ़ जाते हैं। चलिए लिखिए, उसके नीचे की लाइन में लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी के नीचे की लाइन में लिखिए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज चार्ज शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज चार्ज शीट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, नंबर वन में लिखिए, नंबर वन में सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और नंबर टू में लिखिए परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम।
उसके नीचे के लाइन में लिखिए, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, उसी के नीचे के लाइन में, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ द चार्ज शीट, डिस्टेंस नहीं ऐसे लिखिए, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज शीट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज शीट, फ्रॉम द चार्ज शीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में डालेंगे डेरिवेशन ऑफ, डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ by using Gauss's theorem, by using Gauss's theorem, derivation of Coulomb's law by using Gauss's theorem। Gauss's theorem का हेल्प करके Coulomb's law को डेराइव करना है। Coulomb's law को डेराइव करना है मतलब 1/4πε0 q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये डेराइव करना है, हाँ या ना। तो हम लोग Coulomb's law को प्रूफ करेंगे किसके इस्तेमाल से, गॉसेस थ्योरम के इस्तेमाल से। ठीक है, तो आपको पता है कि गॉसेस थ्योरम से हमको फ्लक्स की जानकारी मिलेगी और उस फ्लक्स से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, हाँ या ना, और वहां उस इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर हम क्या करेंगे, डेराइव करेंगे किसको, कूलम्स लॉ को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज से कुछ दूरी पे एक पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्या, पी। इस पॉइंट पी की जो दूरी है ये मान लेते हैं कितना है, आर है। मैंने बोला कि पॉइंट पी पे आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाके रख दीजिए, और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो इधर एक फोर्स लगेगा और इस फोर्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, बोलेंगे ना। अब आगे सुनेंगे, हम लोगों को बोला गया कि कूलम्स लॉ को डेराइव कीजिए गॉसेस थ्योरम के हेल्प से, और आपको पता है कि गॉसेस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, मतलब यहाँ पे हमको ये जो पॉइंट पी है इसको किस में लेना होगा, क्लोज सरफेस में। तो यहाँ पे हम एक क्लोज सरफेस बनाएंगे, तो कैसा सरफेस, स्फेरिकल सरफेस बना देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस इस तरह से क्या किए, बना दिए। अब इस क्लोज सरफेस से क्या निकलेगा, फ्लक्स, हाँ या ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटे से एरिया से फ्लक्स निकालते हैं ना, तो हम लोग एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं ds, और इस एरिया का अगर बोलेंगे यूनिट वेक्टर बनाइए तो क्या बोलेंगे, अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा ना। बहुत बार बनाए हैं ये डायग्राम हम लोग, तो दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, और इसको बोल दिए क्या, एम कैप। अगर हम इस छोटे से एरिया से फ्लक्स निकाल ले तो हम पूरे के पूरे क्लोज सरफेस से भी फ्लक्स निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। ओके, ई क्या है बाबू, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम चार्ज क्यू। ठीक है, ds क्या है बच्चों, स्मॉल एरिया सराउंडिंग, सराउंडिंग पॉइंट P। ठीक है, एम कैप क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू एरिया ds। ठीक है, अब अगर हम आपको बोले कि बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ds, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ds एरिया से कितना फ्लक्स, तो आप क्या बोलेंगे, E डॉट ds दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E ds cos थीटा, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, थीटा का वैल्यू आप देख रहे हैं 0 डिग्री, तो आपको E डॉट ds का वैल्यू कितना मिल गया, E ds इंटू कॉस 0 डिग्री,
और cos 0 क्या होता है 1 होता है। तो E डॉट डी एस इज इक्वल टू ई डी एस इंटू 1। तो E डॉट डी एस को क्या लिखेंगे हम लोग E इंटू डी एस लिखेंगे, लिखेंगे ना। ये हमने फ्लक्स निकाला कितने से एरिया से डीएस एरिया से। अगर हमको पूरे के पूरे क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालना होगा तो क्या करना होगा, हाँ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट, कमिंग आउट ऑफ क्लोज सरफेस। तो आप बोलेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग, नाउ इंटीग्रेटिंग, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। अब बताइए डीएस को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या बना देगा स्फीयर, और ये सरफेस एरिया बता रहा है ना, तो स्फीयर का सरफेस एरिया मिलेगा हमको, क्या होता है तो ई डॉट डीएस इज इक्वल टू ई इंटू कितना 4 पाई और कैपिटल आर स्क्वायर, इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 1। इधर देखिए बातें कीजिए। नाउ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या बोलता है बच्चों, गॉस क्या बोलते हैं बताइए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्लोज सरफेस से निकलेगा वो किसके बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्लोज सरफेस। बताइए क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज क्यू, तो ये कितना आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स, ये भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम क्या लिखेंगे बोलिए E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर को इधर कर दीजिए तो E का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, ये आ गया। लेकिन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है, हमको कूलम्स लॉ को डिराइव करना है। मतलब दो चार्ज के बीच में फोर्स लगना चाहिए जहां पे दूसरा चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज ना हो। तो अब हम करेंगे क्या ना कि ये जो आपको पॉइंट दिख रहा ना यहाँ पे, इस पॉइंट पी पे हम एक और चार्ज लाके रखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पी पे एक चार्ज रखेंगे और मान लेते हैं इस चार्ज का वैल्यू कितना है प्लस क्यू है। 2 पॉइंट चार्ज हो गया, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा तो रिपेल करेगा, तो इधर फोर्स लगेगा ना, और इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं कूलम फोर्स, क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं ना। अब बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और चार्ज क्यू है, तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, कितना हो जाएगा क्यू ई, हाँ या ना, पढ़ा है ना। तो देखेंगे अब इधर पुट अ चार्ज, और चार्ज नहीं अ पॉइंट चार्ज, पुट अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट कहां पे एट पॉइंट पी। देयरफॉर हम लिख सकेंगे F इज इक्वल टू क्या Q इंटू ई, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है और चार्ज कितना रखे हैं Q। अब हम करेंगे क्या, इसको इक्वेशन 3 बोल देंगे, E का वैल्यू उठा के 3 में पुट करेंगे। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ E, पुटिंग वैल्यू ऑफ E इन 3, E का वैल्यू उठा के 3 में पुट कर देंगे, क्या मिलेगा आपको F इज इक्वल टू Q इंटू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और यही ना कूलम्स लॉ है, दिस इज कूलम्स लॉ। तो हम लोगों ने गॉसेस थ्योरम का इस्तेमाल किया और क्या चीज को डिराइव किया कूलम्स लॉ को डिराइव। क्लियर है, चलिए कॉपी कर लेंगे इसको, है ना। दिख रहा ना सबको, कॉपी कर लीजिए।